बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जो है प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने मोनेरा पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, तो पहले इनकी विशेषता देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसमें। तो प्रोटिस्टा जगत यानी कि प्रोटिस्टा के जितने भी जीवधारी होते हैं सब यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। ये भी होगा एक विशेषता ये कि एक कोशिकीय होंगे और ये क्या होंगे? यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये होते हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। ठीक है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। पहली बात ये हो गई। यूकैरियोटिक का मतलब होता है इसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, और नाम की जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जैसे डीएनए आरएनए सब उसी केंद्रक के अंदर पाए जाएंगे। जबकि आपने मोनेरा में देखा था उसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि केंद्रक का अभाव होता है, परंतु इसमें केंद्रक पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो एक कोशिकीय भी होंगे, ये भी याद रखना है। कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी? एक होगी। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? ये जो होते हैं जनन की बात करें तो ये जो प्रोटिस्टा होते हैं ये प्रोटिस्टा जो है अलैंगिक जनन करते हैं। कैसा जनन करते हैं? जनन के बारे में बात कर लें तो कैसा होता है? अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन करते हैं। फिर क्या होता है? कोशिका संलयन विधि द्वारा भी जनन करते हैं। ठीक है, और युग्मनज बना करके भी है। युग्मनज क्या बनाते हैं? युग्मनज बना करके भी ये क्या करते हैं? जनन करते हैं। यानी कि जनन कैसा होता है? अलैंगिक होता है, कोशिकीय संलयन होता है और युग्मनज भी ये बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जनन करते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन हैं? इसके अंतर्गत जो हैं इसे विभाजित किया गया फर्दर, और किस में विभाजित किया गया? तो इसमें आते हैं क्राइसोफाइटा। कौन कौन आएंगे? क्राइसोफाइटा। ठीक है, या क्राइसोफाइट लिख देते हैं। क्राइसोफाइट आएंगे। इसको फर्दर डिवाइड किया गया क्राइसोफाइट में। ठीक है, डायनोफ्लाजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट में। ठीक है, यूग्लिनाइड में, और जो है प्रोटोजोआ में। इसमें प्रोटोजोआ में ऐसे इनको डिवाइड कर दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्राइसोफाइट की विशेषताएं। क्राइसोफाइट में क्या क्या होता है? क्राइसोफाइट इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले इस समूह में जो है में डायटम्स कौन आते हैं? डायटम और सुनहरे शैवाल। ठीक है, इस समूह में डायटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। पहली बात कि जो इनका वास स्थान है जहाँ ये पाए जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं ये स्वच्छ जल तथा लवणीय जल।
में पाए जाते हैं। याद रखना है कि ये स्वच्छ जल में भी पाए जाएंगे और लवणीय जल का मतलब होता है खारे पानी में, अर्थात समुद्रों में भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो इनका स्वच्छ जल भी वास स्थान होगा और लवणीय जल भी इनका वास स्थान होगा। ठीक है, और ये जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये भी याद रखनी, इनकी विशेषता ये भी है। ठीक है, जो डायटम शैवाल ये सब कैसे होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, और इनकी जो भित्ति होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, उसमें सिलिका जमा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सिलिका जो इसमें पाया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं इनकी विशेषता क्या है, और इनकी भित्तियों में सिलिका होती है, जमा नहीं होती, इनकी भित्तियों में सिलिका होती है। तो क्या होता है कि भित्तियों में सिलिका होने के कारण से, इनकी भित्तियों में सिलिका पाए जाने के कारण से ये नष्ट नहीं होते हैं, और ये धीरे धीरे क्या होते हैं, जब मृत हो जाते हैं तो ये इनकी जो जैसे भित्तियाँ हैं, सिलिका जो रहने के कारण से वे जमा होते जाते हैं, और वे जो है करोड़ों वर्षों बाद, काफ़ी समय बाद मृदा के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं डायटमी मृदा, क्योंकि ये सब क्या होते हैं? डायटम्स होते हैं। ठीक है, और सिलिका के कारण से इनकी भित्ति जो है कभी खराब नष्ट नहीं होती है, और जब ये मरते हैं तो धीरे धीरे इनकी जो है ये भित्तियाँ जमा होती जाती हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं डायटमी मृदा। ठीक है, क्या बोला जाएगा उसको? डायटमी मृदा आपको बोलेंगे। और ये कर्ममय होने के कारण से, इनकी जो डायटमी मृदा होती है वो कर्ममय होने के कारण से इसका उपयोग हम लोग जो है पालिश में, ठीक है, और सिरप में निषेध के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखना बच्चों कि जो है सिलिका होने के कारण से, ठीक है, सिलिका होने के कारण से नष्ट नहीं होती है, और ये धीरे धीरे जमा होती रहती है। तो जमा होने के कारण से इस मृदा का निर्माण हो जाएगा काफ़ी वर्षों में, बहुत समयों के अंतराल में, और उसको बोला जाएगा डायटमी मृदा। ठीक है, मृदा माने मिट्टी। तो ये डायटमी मृदा होती है, और डायटमी जो मृदा होती है इसका उपयोग जो है पालिश करने में भी किया जाता है। उपयोग इसका हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका क्या करेंगे? उपयोग कर्णमय होने के कारण से ये कैसा रहता है? कर्णमय होता है। तो इसका उपयोग हम लोग जो है पालिश करने में उसका उपयोग करते हैं, और सिरप भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिरप में किस रूप में? निषेध के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्राइसोफाइट की विशेषताएं होती हैं। याद रखना, इसमें डायटम सुनहरे सवाल आएंगे, स्वच्छ जल और लवणीय जलों में पाए जाएंगे, और इनकी जो है ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं, और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो साबूदानी की तरह से होती है। ठीक है, और भित्तियों में सिलिका पाई जाती है, और इसी सिलिका पाए जाने के नाते नष्ट नहीं होती। करोड़ों वर्षों बाद जो है इनकी जो है ये भित्तियाँ स्टोर होती रहती हैं और डायटमी मृदा बन जाती हैं। ठीक है, और कर्णमय होने के नाते उपयोग करते हैं पालिश के रूप में, सिरप में, निषेध के रूप में। इस तरह से क्राइसोफाइट के उपयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो पहला समूह इसमें जो बांटा गया था वो क्या है? क्राइसोफाइट है, और उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है? डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, अब इनकी विशेषता देख लेते हैं डायनोफ्लैजिलेट की। तो ये क्या होते हैं? ये कह सकते हैं कि मुख्यतः समुद्री कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं, समुद्री व प्रकाश संश्लेषी होते हैं। समुद्री भी होते हैं, और क्या होते हैं? ये प्रकाश संश्लेषी।
इनकी विशेषता देख लेंगे। समुद्री का मतलब समुद्रों में पाए जाते हैं, और प्रकाश संश्लेषी का मतलब क्या होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। और इसमें जो वर्णकों के आधार हैं लिख सकते हैं। इसमें उपस्थित वर्णकों के आधार पीले कैसे होते हैं, पीले होते हैं, हरे होते हैं। इनकी जो वर्णक होते हैं जिसके कारण से इनका रंग होता है वो भूरे होते हैं। ठीक है, भूरे या फिर लाल होते हैं डायनोफ्लेजुलेट की जो है वर्णक। ठीक है, और इनकी जो कोशिका भित्ति की बाह्य सतह होती है, कोशिका भित्ति की बाह्य सतह, उस पर जो है सेलुलोज की कड़ी पट्टिका पाई जाती है। तो आप लिख सकते हैं इसकी विशेषता और क्या है, इनकी कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं। ठीक है, सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिका पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उस पर सेल्यूलोज की पट्टिका होती है। ठीक है, और डायनोफ्लैजिलोइड जो होते हैं इनमें कासाब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कासाब पाए जाते हैं, और अधिकतर 2 कासाब होते हैं। ठीक है, कितने कासाब होते हैं, 2 कासाब होते हैं। कासाब क्या करते हैं, इनको तैरने में मदद करते हैं। इस तरह की जो रचना होती है, इस तरह की जो रचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कासाब बोलते हैं। ऐसी रचनाएं पाई जाती हैं इनके शरीर पर, तो ऐसी रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, कासाब। अगर ऐसे 2 प्रेजेंट हैं तो 2 कासाब हो गए। ठीक है, तो अधिकतर जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, कासाब पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डायनोफ्लैजिलेट की विशेषताएं हैं। अब डायनोफ्लैजिलेट के बाद में नंबर आता है यूग्लिनाइड। ठीक है, अब यहाँ याद रखना है कि कहाँ पाए जाते हैं, तो समुद्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब पोषण की बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषी अर्थात अपना भोजन स्वयं ही बना सकते हैं। इनके शरीर में जो वर्णक होता है उनका आधार क्या होता है, पीले होते हैं, हरे, भूरे, लाल, किस तरह के हो सकते हैं, वर्णकों का आधार क्या होता है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है इसमें क्या होता है, सेलुलोज की कड़ी पट्टिका पाई जाती है। ठीक है, ये इनकी डायनोफ्लैजिलेट की विशेषता है। अब डायनोफ्लैजिलेट के बाद हम लोग बात करते हैं यूग्लिनाइड। अगला कौन है, यूग्लिनाइड। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यूग्लिनाइड तो इसके जो युधारी होते हैं अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। जो यूग्लिनाइड समूह के युधारी हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं ये इस तरह से लिख सकते हैं, कह लीजिए कि इसमें अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, अधिकतर स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है मतलब ऐसा नहीं कि बहते हुए जल में रहेंगे। जो स्वच्छ जल जिस जल में पाए जा रहे हैं वो जल कैसा होना चाहिए, स्थिर जल। कैसा जल होना चाहिए, स्थिर, यानी कि स्थिर जल में पाए जाते हैं। जैसे तालाब हो गया, तालाब के जल को हम लोग बोलते हैं स्वच्छ जल, और उसका जल बहता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जल में पाए जाते हैं जो बहते नहीं हैं। ठीक है, तो स्थिर जल में पाए जाने वाले युधारी हैं, और स्वच्छ जल में भी ये पाए जाते हैं। ठीक,
और क्या होता है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, ठीक है, और उसको हम लोग पेरिकल बोलते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं, अब कोशिका भित्ति नहीं होती, सॉरी, तो लिख सकते हैं इनमें कोशिका भित्ति के जगह प्रोटीन युक्त पदार्थ, प्रोटीन युक्त पदार्थ पेरिकल क्या पाया जाता है, पेरिकल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती, इसके स्थान पर प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकल कहते हैं, ठीक है बच्चों। और कासाबों की बात करें तो कितने कासाब होते हैं इसमें भी, इसमें 2 कासाब, कितने कासाब होते हैं, 2 कासाब होते हैं, ठीक है। और दोनों कासाबों में से एक कासाब बड़ा होगा और एक कासाब कैसा होगा, छोटा होगा। ये भी विशेषता होगी कि एक कासाब इसका बड़ा होगा और एक कासाब कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है बच्चों। और विशेषता इसकी क्या है कि यूग्लिनाइड जो होते हैं, यूग्लिनाइड सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, अगर हम पोषण की बात करें तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण भी कर लेते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश होगा तो ये प्रकाश संश्लेषण ही कर लेंगे। और क्या होगा, अगर नहीं है, ठीक है, अगर उपस्थिति नहीं है, सूर्य के प्रकाश के ना होने पर ये दूसरे जीवों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अब प्रकाश की अनुपस्थिति में, ठीक है, दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश होगा तो प्रकाश संश्लेषण, नहीं प्रकाश होगा तो दूसरे जीव को शिकार करेंगे, यानी कि स्वापोषी भी है और ये परपोषी भी है। तो यूग्लिनॉइड को हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो है, देखिए दोनों के बीच की एक संयोजक कड़ी है, प्रकाश संश्लेषण स्वापोषी और परपोषी। परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो ये अपना भोजन बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। प्रकाश होगा तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जंतुओं को देखिए पादपों से ये जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है। इनके बीच की क्या है, ये संयोजक कड़ी ही है। तो यूग्लिनॉइड में एक प्रकार की विशेषता होती है। प्रकाश संश्लेषण कर तभी कोई सकता है जब उसमें जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक हो, जैसे कि हरित लवक, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें इसमें पाई जाती है, इस नाते प्रकाश संश्लेषण यूग्लिनॉइड कर लेते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप जो है यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना है इसका एग्जाम्पल। और इसका शरीर अगर आप यूग्लिना का देखेंगे तो ये कुछ जो है इस तरह के आकार में ये वैसे पाया जाता है। और यहाँ पर इसमें जो है ये कासाब निकले रहते हैं। और कासाबों की संख्या कितनी होती है, 2। एक कासाब छोटा और एक कासाब कैसा होगा, बड़ा होगा बच्चों, ठीक है। यही जब सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति होती है तो यहाँ पर इस तरह के वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण से ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। और जब प्रकाश नहीं होता है तो ये क्या करता है, दूसरे जीवों का अपना शिकार कर लेता है, ठीक है बच्चों। तो यूग्लिनॉइड के अंदर किसको रखा गया है, यूग्लिना को रखा गया है। अब इसको हम कह सकते हैं स्वापोषी और परपोषी दोनों हैं, ठीक है। अब यूग्लिनॉइड के बाद में नंबर आता है प्रोटोजोआ का, ठीक है, प्रोटोजोआ का। देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन रखेंगे और उनकी विशेषता क्या होती है।
तो पहली बात ये है कि पोषण की बात करें तो सभी परपोषी हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी प्राणी क्या हैं, उस प्राणियों के भी क्या हैं, सभी परपोषी हैं। कैसे हैं? परपोषी हैं। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये दूसरे जीवों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, और इस प्रोटोजोआ को 4 समूह में बांटा गया है। कितने समूह में बांटा गया है? 4 समूह में। ठीक है, आप कह सकते हैं इसमें प्रोटोजोआ, ये जो प्रोटोजोआ एक समूह है। ठीक है, प्रोटोजोआ को 4 समूह में बांटा गया है। कितने में? 4 समूह में बांटा गया है। इसे आप 4 समूह में बांट सकते हैं। कौन कौन से 4 समूह हैं? तो सबसे पहली बात कर लेते हैं इसमें अमीबीय प्रोटोजोआ। कौन कौन से, कैसे प्रोटोजोआ? अमीबीय प्रोटोजोआ, अमीबीय प्रोटोजोआ। अब ये पाए कहाँ जाते हैं? तो स्वच्छ जल। ठीक है, स्वच्छ जल में भी पाए जाएंगे और समुद्री जल में भी पाए जाएंगे, समुद्री जल में भी पाए जाएंगे और नम स्थानों में। ठीक है, जहाँ पर जो है मिट्टी जब नम रहेगी तो वहाँ भी पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि नम मृदा यहाँ भी पाई जाती है। इनके पाए जाने का स्थान है अमीबीय प्रोटोजोआ। स्वच्छ जल जैसे तालाब पोखर में पाए जाएंगे, लवणीय जल जो समुद्री जल होता है उसमें पाए जाएंगे, और अगर मृदा नम है तो वहाँ भी ये पाए जाते हैं। इनके पास कूटपाद होता है और कूटपाद की सहायता से, कूटपाद का मतलब होता है टेल्स फुट, अर्थात आभासी पैर होते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो है इनमें कूटपाद पाए जाते हैं और इसी की मदद से क्या करते हैं, ये जीवों का शिकार करते हैं। ठीक है, कूटपाद पाए जाते हैं, इसकी सहायता से जीवों का शिकार करते हैं, जीवों का शिकार करते हैं। ये भी इनकी विशेषता है। ठीक है, कूटपाद पाया जाना है, कूटपाद पाया जाना। ठीक है, इसमें और जो समुद्रों में पाए जाते हैं अमीबी प्रोटोजोआ, जो समुद्री होते हैं उन पर सिलिका का कवच होता है। कैसा कवच होता है? तो हम कह सकते हैं जो समुद्री प्रोटोजोआ होते हैं उन पर जो है सिलिका का कवच होता है। तो जो समुद्री होते हैं, समुद्री प्रोटोजोआ में सिलिका का कवच होता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो परजीवी हैं, जैसे एंटमीबा होता है, एंटमीबा हिस्टोरिका। ठीक है, अमीबीय प्रोटोजोआ में अमीबा आते हैं और पैरामीशियम हैं, ये सब आते हैं। तो ये सब क्या होते हैं कि इसमें से कुछ ऐसे हैं जो दूसरे सभी तो परपोषी होते ही हैं, लेकिन जैसे एंटमीबा हिस्टोरिका है वो मनुष्य के जो है आंतों में पाया जाता है। ठीक है, और ये पेचिस नामक रोग भी पैदा करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। और कौन? जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये परजीवी है। ठीक है, और दूसरे अमीबा है वो क्या करते हैं, दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। परंतु एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? परजीवी है। तो पहला आपने देखा क्या, अमीबीय प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? अमीबीय प्रोटोजोआ। अब इसके बाद में जो है दूसरा प्रोटोजोआ देख लेते हैं, उसका नाम होगा कासाभी प्रोटोजोआ। कासाभी प्रोटोजोआ। ठीक है, तो कसाभी नाम कह रहा है कि इसमें कसाब होते हैं, तो कसाब के नाते से बोला गया है कसाभी प्रोटोजोआ। ठीक है, तो पाए जाने की बात करें तो इस समूह के जो सदस्य होते हैं स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ठीक है, और परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, ये भी उनकी विशेषता होती है। ठीक है, तो लिखिए कि इस समूह
के सदस्य परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। ठीक है, और देख रहे हैं नाम जैसा कहा गया है उसके हिसाब से। ठीक है, तो कह सकते हैं इनके शरीर पर कसाब होते हैं। क्या होते हैं? इनके शरीर पर कसाब होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कसाब भी पाया जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। क्या नाम है? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एक भयंकर बीमारी मनुष्य में पैदा करता है जिसे बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति क्या होता है? निद्रा में जो होता है, तो निद्रा में ही उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो ट्रिपैनोसोमा कसाबी प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल, इसमें कसाब पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है पक्षमाभी। क्या होता है? पक्षमाभी प्रोटोजोआ। तो जो पक्षमाभी प्रोटोजोआ है, आप ये कह सकते हैं इसमें पक्षमाभ होता है। ठीक है, तो इसी पक्षमाभ होने के नाते से क्या करते हैं? ये सक्रिय गति कर देते हैं। कैसी गति करेंगे? सक्रिय गति कर लेंगे। ठीक है, या इसके ये जो पक्षमाभ मतलब इसके पूरे शरीर पर क्या होते हैं? पक्षमाभ होते हैं, या कसाब कह लिए होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ये, और उसके नाते ये सक्रिय गति कर पाते हैं। ठीक है, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। पैरामीशियम की अगर देखेंगे तो पूरे शरीर पर इस तरह की इसकी संरचना होती है। चप्पल क्या कहते हैं? पैरामीशियम की संरचना इस तरह की संरचना होती है, और इसके पूरे शरीर पैर से पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके नाते जो है ये पूरे सब गति करेंगे, और गति में करने के नाते ये तेजी से जल में तैर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये भी क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो पक्षमाभी प्रोटोजोआ होते हैं, तो कह सकते हैं कि ये जलीय तथा सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं। कैसे जीवधारी हैं? जलीय भी होते हैं और सक्रिय गति कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पक्षमाभ पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। कौन सा? पैरामीशियम। क्या एग्जाम्पल होगा? पैरामीशियम। ये पक्षमाभी हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और होते हैं स्पोरोजोआ। ठीक है, स्पोरोजोआ। इसी प्रोटोजोआ के अंतर्गत और कौन आते हैं? स्पोरोजोआ। ये क्या होते हैं? स्पोर मनुष्य में मतलब ये संक्रमण वाला रोग पैदा करते हैं, और उस कंडीशन में स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं, इसी नाते इसका नाम रखा गया है स्पोरोजोआ। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या नाम इसका? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया का ये परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया नामक जो रोग होता है उसी का ये परजीवी है प्लाज्मोडियम। ये क्या करता है? स्पोर बनाता है। स्पोर बनाने के स्टेज में मनुष्य में जो है वो संक्रमण का स्टेज होता है जब स्पोर बनता है, और उस कंडीशन में मनुष्य में बुखार होता है। ठीक है, और उसको हम लोग मलेरिया फीवर कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसको 4 भागों में बांटा गया है। लास्ट वाले का नाम क्या है? स्पोरोजोआ। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत के बारे में हमने आपको बताया कि जो है इसको क्राइसोफाइटा, डायनोप्लाज्म, यूग्लिनाइड, ठीक है, यूग्लिनाइड, इन सब में इसको क्या कर दिया गया है? विभाजित कर दिया गया है।